बिहार टॉपर सीरीज 2023 के एक और महत्वपूर्ण वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में हम लोग सभी विषय के सैंपल पेपर सह प्रैक्टिस सेट अर्थात कि जो 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए आप मॉडल पेपर बोल सकते हैं जारी किया गया है, उसी की चर्चा कर रहे हैं। इस क्रम में हम लोग विज्ञान के मॉडल पेपर को समझ रहे थे, बिल्कुल विस्तार से हर एक प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए मॉडल पेपर अर्थात कि सैंपल पेपर सह प्रैक्टिस सेट क्या बताता है कि किस रूप में प्रश्न आएंगे, और उसके साथ साथ यहाँ से सीधे सीधे 2023 बोर्ड परीक्षा में भी प्रश्न टकराएगा। तो ये गेस प्रश्न भी है और प्रश्न का प्रारूप है, बता रहा है कि इसी तरह आपको एग्जाम में प्रश्न आएगा, इसी लेवल के प्रश्न आएंगे। तो चलिए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। आप जानते हैं डेली 7 PM पे आपके लिए एक वीडियो क्लास अपडेट किया जाता है। तो अगर आप भी इस समय ज्वाइन करना चाहते हैं क्लास, तो चैनल को सब्सक्राइब रखिए और डेली 7 PM पे आ जाइए इस चैनल पे। चलिए आगे बढ़ेंगे, एक एक प्रश्न को समझेंगे। तो अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं, आपको मालूम होगा कि डेली आपके लिए 7 PM पे क्लास अपलोड हो रहा है, और इस क्रम में आपके सैंपल पेपर सह प्रैक्टिस सेट के विज्ञान के प्रश्नों की चर्चा कल के 7 PM के वीडियो क्लास में हम लोग किए थे, जो यहाँ पे आप देख पा रहे थे। काफी खुश हो जाता है दिल जब मैं कमेंट पढ़ता हूँ। काफी विद्यार्थी बताते हैं कि सर हमारा ये 38 सही हुआ, 30, जिनका भी देखिए 40 में से 35 प्लस सही हो रहा है, उनका समझिए एग्जाम में तूफान मचाने जा रहे हैं, आप तूफानी लाल बन चुके हैं। तो काफी विद्यार्थियों का 35 प्लस सही होता है, और जिनका नहीं हो पाता है उनको चिंता लेने की कोई बात नहीं है। इसीलिए तो अभी से क्लासेस चल रहा है, एग्जाम तक कंटिन्यूअस क्लास चलेगा डेली 7 PM पे, और सुबह में भी कुछ दिन में क्लास अपडेट होगा। हमारे साइड देखिए नेट का प्रॉब्लम रहता है, इसलिए लाइव क्लास देने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि इंटरनेट है ही नहीं यहाँ पे, वाईफाई सभी कोई भी सुविधा अवेलेबल नहीं है। अगर ऐसे मिल जाता तो आपके लिए 2-3 क्लासेस लाइव कंटिन्यू किया जाता। ये भी प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करने के प्रयास में, जैसे ही सॉल्व हो जाएगा वैसे ही कंटिन्यू आपके लिए लाइव क्लास चलेगा। इसमें देखिए वीडियो क्लास देने में हम लोग को भी काफी ज्यादा मेहनत लग जाता है। लाइव क्लास रहेगा तो आपको भी पढ़ने में अच्छा लगेगा, और उसके साथ साथ अधिकतर क्लासेज हो पाएगा, क्योंकि कुछ भी एक बार में लाइव हुआ उसके बाद अपलोड हो गया। इनकी और समस्या, उसके बाद जैसे ही हमारे पास वाईफाई कनेक्टिविटी उपलब्ध हो जाएगा, हम लोग लाइव क्लास कंडक्ट करेंगे। 2-3 क्लास आएगा आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। तो जो भी प्रश्न देख रहे हैं इन सभी प्रश्नों को आपको याद करते जाना है, कोई चिंता की बात नहीं, इतना याद कर लेंगे इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आने जा रहा है। चलिए सभी प्रश्न की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अब जिनका क्लासेस छूटा है उनके मन में प्रश्न आएगा कि ये सभी कहां से हम देखेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और यहाँ पे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा। प्लेलिस्ट में मैं बिहार बोर्ड टॉपर 2023 के नाम से प्लेलिस्ट तैयार कर दिया हूँ। इसमें जो भी सीरीज के क्लास आएगा वहां पे क्रम से आप देख सकते हैं, मैथ, सोशल साइंस, साइंस, हिंदी, संस्कृत, जो भी क्लासेज है सभी आप वहां से देख पाएंगे। तो वहां पे जाकर देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, जैसे ही क्लास खत्म होगा वहां से आप देख सकते हैं। चलिए सीधे चलते हैं, आगे के प्रश्न की आज चर्चा करेंगे। 40 तक के प्रश्न यहाँ पे आपको याद है, हम लोग समझे थे। 41 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे ए रहा, जल्दी से पढ़िए और आंसर देने का प्रयास करेंगे। सभी विद्यार्थी जल्दी से आंसर दीजिएगा, क्योंकि जल्दी जल्दी आप लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग पूरे विस्तार से कम समय में अधिकतम प्रश्नों की चर्चा कर लेंगे। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी से प्रश्न पढ़िए और आंसर दीजिए कि इथेन में कितने सह संयोजक आबंध है। काफी शानदार प्रश्न है। 40 तक का कोई भी प्रश्न छूटा होगा तो कल के क्लास में हम लोग अपडेट किए थे, तो उसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक के द्वारा देख सकते हैं। इथेन में कितने सह संयोजक आबंध है, काफी आसान प्रश्न है, ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा, सभी प्रश्न आपको समझ में आएंगे, और इतना विस्तार से हम लोग सीखेंगे कि इसके आसपास कोई भी प्रश्न आएगा तो आपको एग्जाम में गलत नहीं करना है। तो 41 नंबर प्रश्न का जो भी हमारे तूफानी लाल विद्यार्थी तूफान मचाते हुए कमेंट बॉक्स में लिख दिए, ऑप्शन डी आपका आंसर बिल्कुल सही है, 7। अब इथेन देखकर आपको घबराना नहीं है। इथेन को देखिए ऐसे स्पेलिंग लिखा जाता है, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, ETHANE। इसको इथेन हिंदी में हम लोग ऐसे भी पढ़ते हैं, एथेन भी बोलते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना। यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, एथेन भी बोलते हैं। क्या सूत्र होता है गुरुजी, तो C2H6, पूरा विस्तार से समझेंगे। C2H6 होता है, यहाँ पे अंग्रेजी में इस तरह इथेन या एथेन लिखा रहा है, दोनों बात सेम ही है। अब देखिए C2H6, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, कार्बन कार्बन 2 है, यहाँ पे ऐसे जुड़ेगा। ऊपर आपका हाइड्रोजन 6 है, तो 1 2 अपना यहाँ पे 3, और फिर यहाँ पे 4, और फिर यहाँ पे एक जुड़ेगा 5, और यहाँ पे 6। अब पूछा था कितने सह संयोजक आबंध बने, तो यहाँ पे काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। काफी आसान होता है, ऑप्शन डी। चलिए क्लियर, आप समझ चुके हैं पूरे विस्तार से। आगे बढ़ते हैं सर, 42 नंबर प्रश्न। 42 नंबर प्रश्न तो इतना VVI है कि यहाँ से एक प्रश्न, इसमें से मैं 2-3 आपको बता दूंगा, वहां से देखिएगा एक प्रश्न जरूर आएगा, हर साल पूछा जाता है। तो ध्यान से पहले आप लोग आंसर दीजिए। कह रहा है CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? अल्काइन का है कि एल्कीन का कि एल्केन का कि प्रोपाइल का? जल्दी से बताइएगा, CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? सभी विद्यार्थी आंसर देने का प्रयास करेंगे। जितने भी विद्यार्थी 42 नंबर प्रश्न का सही आंसर कमेंट कर रहे हैं, ऑप्शन सी एल्केन का, आपका चला आंसर बिल्कुल सही है।
अब चलिए समझते हैं। तो एल्केन और एल्काइन और एल्कीन तीन ग्रुप है, आप जानते हैं, वन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर पढ़े होंगे। तो यहाँ पे से एक का सूत्र जरूर पूछता है, एक का सूत्र सेंट ऑफ एग्जाम फाइनल बोर्ड एग्जाम में जरूर घुमा फिरा कर पूछ ही लेगा। तो यहाँ पे देखिए CnH2n+2 एल्केन का, ये हो गया एक सूत्र, आप समझ गए। अब सर एल्काइन का पूछेगा तो क्या होगा, एल्काइन का, तो एल्काइन का हो जाएगा CnH2n-2। एल्कीन का क्या होता है गुरुजी, तो एल्कीन का कितना होता है CnH2n, हाँ यही होता है CnH2n, ध्यान से समझ लीजिए। अब देखिए मैं तीनों समझा दिया, तीनों में से एक सूत्र आया, एग्जाम में आपको गलत नहीं करना है। एल्केन का पूछे तो एल्केन का क्या होता है CnH2n+2। और कुछ इसके बारे में चर्चा कर ले तो इसका उदाहरण पूछता है, तो मेथेन, एथेन, जो यहाँ पे इथेन एथेन अभी चर्चा कर रहे थे, मेथेन एथेन सभी एल्केन ग्रुप के सदस्य हैं। तो CnH2n+2 इसका सूत्र होता है। और इसमें कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड पाया जाता है, तो सिंगल बॉन्ड, आप ये क्लियर समझेंगे। ये भी पूछेगा एल्केन में कैसा बॉन्ड पाया जाता है, तो सिंगल बॉन्ड। एल्काइन का बात हो, एल्केन के बाद क्या आता है, एल्कीन आता है। एल्कीन में क्या होता है, तो CnH2n, सामान्य सूत्र हो गया, यहाँ पे n का मान 1 2 3 कुछ भी रख हम लोग निकालते हैं। इसके उदाहरण की बात कर ले तो एल्कीन है तो यहाँ पे क्या होगा, एथीन, प्रोपीन, ऐसे प्रोपीन, बिल्कुल एथीन प्रोपीन होता है। और डबल बॉन्ड पाया जाता है, डबल बॉन्ड द्विया बंध। और एल्केन का क्या होता है, तो CnH2n और -2 होता है, CnH2n-2 अर्थात क्या यहाँ पे ए होगा, एल्केन का नहीं, यहाँ पे एल्काइन का समझिएगा, CnH2n-2 होता है। और इसमें भी ऐसे ही अगर हम लोग बात करें तो एथाइन, देखिए एल्काइन है तो एथाइन हो जाएगा, प्रोपाइन हो जाएगा, और इसमें ट्रिपल बॉन्ड। फिर से मैं दोहरा दे रहा हूँ, काफी महत्वपूर्ण है, एक प्रश्न यहाँ से रहेगा ही रहेगा। CnH2n+2 एल्केन का सामान्य सूत्र है। उदाहरण की बात करें तो एथेन मेथेन आ जाता है, सिंगल बॉन्ड इसमें पाया जाता है। एल्कीन जो है आपका CnH2n इसका सामान्य सूत्र हो जाएगा। इसमें अगर उदाहरण की बात करें तो एथीन प्रोपीन इसके उदाहरण हो जाएंगे, डबल बॉन्ड पाया जाएगा। अल्काइन की बात करें, अल्काइन की यहाँ पे देख लीजिए, तो इसका सामान्य सूत्र CnH2n-2। और अगर उदाहरण की इसमें भी बात कर लें तो अल्काइन है तो जानते हैं क्या होगा, एथाइन, प्रोपाइन, ऐसे हो जाएगा, और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। काफी शानदार, पूरे विस्तार से समझते चलिएगा। आगे बढ़ते हैं, 43 नंबर प्रश्न करें, नीला थोथा तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या है। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न लाया गया आपके 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। नीला थोथा अर्थात का रासायनिक सूत्र क्या होगा, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका सही सही आंसर दे पाते हैं। डेली 7 PM पे क्लास ज्वाइन कीजिए और डेली लाइव चैट में आंसर देते चलिएगा। चलिए, नीला थोथा तूतिया का रासायनिक सूत्र, जल्दी से सभी विद्यार्थी ऑप्शन A B C D जो भी आपको सही लग रहा है आंसर कमेंट कीजिए। जो भी विद्यार्थी 43 का सही आंसर कमेंट कर दिए हैं, ऑप्शन बी आपका आंसर बिल्कुल सही है सर, CuSO4 5S2 नीला थोथा तूतिया कसी से ही बोला जाता है, तो याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं सर, 44 नंबर प्रश्न कह रहा है प्रश्न आपसे कि आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभ को क्या कहा जाता है। आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभ को क्या कहा जाता है, वर्ग की, आवर्त की, अपरूप की, कोई नहीं, जल्दी से बताइए। नहीं मालूम है तो क्लास में आपको बने रहना है, याद करते चलना, इसलिए सही आंसर बताया जा रहा है। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहा जाता है गुरुजी, तो वर्ग। उदग्र को वर्ग, क्षैतिज को आवर्त, इसी तरह समझना है। ऑप्शन ए सही आंसर कर देना है 44 का। आगे बढ़ते हैं 45 नंबर प्रश्न कह रहे आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग में कैसे सदस्य को रखा गया है, अम्लीय धातु को, कि क्षारीय धातु को, कि अक्रिय गैस को, कि मिश्र धातु को। ध्यान से समझेंगे, अगर नहीं मालूम है तो ऑप्शन भी हो जाएगा क्षारीय धातु को। ये आवर्त वाला चैप्टर से प्रश्न है, जो आवर्तों तो तत्वों का वर्गीकरण आपका चैप्टर है, उसी चैप्टर से प्रश्न लिया गया है। आगे बढ़ते हैं 46 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र है। अब देखिए, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, इन सभी के बारे में मैं कल विस्तार से हम लोग कल क्लास में चर्चा किए थे, इसलिए मैं बोलता हूँ डेली क्लासेज कीजिए। डेली क्लास करेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा। तो फिर मैं यहाँ पे बताऊंगा, तो जो भी विद्यार्थी कल अगर देखेंगे उनका समय व्यर्थ होगा, क्योंकि कल ही हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो इसीलिए कल की क्लास जरूर देखिएगा, वहाँ पे सोडियम कार्बोनेट कैसे बनता है पूरा मैं विस्तार से बताया था। खाने वाला सोडा, धोने वाला सोडा, सभी के हम लोग विस्तार से चर्चा किए थे। तो यहाँ पे सीधे आंसर दीजिए, अगर कल के क्लास में होंगे तो आपका आंसर किसी भी हाल में इस प्रश्न का गलत नहीं आना चाहिए। सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र पूछ रहा है सर आपसे। देखते हैं कितने विद्यार्थी सही सही आंसर दे पा रहे हैं। जो भी विद्यार्थी कह रहे हैं कि Na2CO3, आपका आंसर बिल्कुल सही है, Na2CO3 ऑप्शन ए। ये क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यहाँ पे NaCl है। कल हम लोग पूरा विस्तार से चर्चा किए थे, तो आपको यहाँ पे समझना है ऑप्शन ए। मैं देख रहा हूँ जो भी विद्यार्थी कल के क्लास में थे, आज कमेंट में उनका आंसर सबसे पहले आ चुका
चुका है ऑप्शन ए काफी विद्यार्थी लिख चुके हैं। आपका तैयारी बुझिए शानदार हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर प्रश्न कह रहा है CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर से सभी प्रश्न चल रहा है। CHO अभिक्रियाशील मूलक, ये सैंपल पेपर सह प्रैक्टिस है, तो पीछे कल फिजिक्स की चर्चा की, आज केमिस्ट्री का प्रश्न मिल रहा है, फिर बायो का मिलेगा, इसी रूप में एग्जाम में भी प्रश्न आएंगे। तो यहाँ पे करा अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, ध्यान से समझेंगे। जो भी विद्यार्थी करें कि सर ये एल्डिहाइड क्रियाशील मूलक है, आपका आंसर बिल्कुल सही है। फंक्शनल ग्रुप आपको पढ़ना है, तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। देखिए कोई भी आंसर नहीं मालूम है तो याद करते चलिएगा। चलिए अब इसको भी विस्तार से समझते हैं, क्योंकि मान लीजिए ठीक है CHO पूछेगा तो ठीक है एल्डिहाइड, कीटोन कब होगा सर, क्या प्रश्न पूछेगा तब कीटोन होगा, तो यहां पे समझेंगे। कीटोन का ऐसे होता है, ध्यान से समझ लीजिए। यहां पे ऊपर O हो जाएगा, नीचे की तरफ डबल बॉन्ड, यहां पे C सिंगल बॉन्ड। आप समझ पा रहे हैं। एक इसका मैं लिख रहा हूं तो कीटोन का, ध्यान से समझ लीजिएगा। किसका हो गया, कीटोन का। कोई कंफ्यूजन नहीं, पूरे विस्तार से समझेंगे। तो यहाँ पे कीटोन का हो गया, एल्डिहाइड का पता चल गया। अब एल्कोहल का भी आपके मन में प्रश्न आ गया कि एल्कोहल कब होगा, तो एल्कोहल कब होता है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा एल्कोहल का हो जाएगा सिंगल बॉन्ड OH, और इनमें से कोई नहीं तो समझ ही रहे। तो OH अगर सिंगल बॉन्ड ऐसे रहेगा तो एल्कोहल का होगा फंक्शनल ग्रुप, कीटोन का तो ऐसे मैंने यहाँ पे बना दिया, और एल्डिहाइड का प्रश्न पूछा था। तीनों ऑप्शन अब सोचिए, कोई भी प्रश्न आए एग्जाम में आपको गलत नहीं करना है। चलिए 48 नंबर प्रश्न बउआ टाइप प्रश्न है, 10th का छोटा बच्चा भी बना देगा। जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर कमेंट करेंगे। सबसे कठोरतम तत्व कौन है, कितना आसान प्रश्न है, जल्दी से आंसर दीजिए। कई बार प्रश्न पूछता है बिहार बोर्ड, सभी विद्यार्थी सही से आंसर आना चाहिए सभी का। किसी भी हाल में किसी भी विद्यार्थी का गलत इसका ऑप्शन नहीं कमेंट करना है। सबसे आसान प्रश्न है, सबसे कठोरतम तत्व कौन है, यही पूछा जा रहा है। जो भी विद्यार्थी 48 नंबर प्रश्न का कमेंट कर दिए कि सर ऑप्शन बी हीरा है, आपका आंसर बिल्कुल सही है। हीरा अर्थात कि डायमंड सबसे कठोरतम तत्व है। आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे अक्रिय तत्व है। अक्रिय तत्व कौन है, प्रश्न आपसे यही पूछा जा रहा है। कार्बन है कि हीलियम है कि सोना है कि हाइड्रोजन है। देखिए यहाँ पे बार बार एक प्रश्न आ रहा है अक्रिय तत्व। अच्छा आगे इसको हम लोग विस्तार से समझ लेंगे। अभी फिलहाल आंसर समझिएगा हीलियम। हीलियम क्या है, अक्रिय तत्व। अक्रिय तत्व अर्थात कि निष्क्रिय तत्व, इनके बाहरी कक्ष में अर्थात कि बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण होता है 6। इसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे अगर फिर प्रश्न आता है तो। अभी फिलहाल आपको समझना है हीलियम। अक्रिय तत्व क्या है, हीलियम। काफी विद्यार्थी सही से आंसर दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर प्रश्न कह रहे हैं आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पे किया गया है, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। ये भी प्रश्न बहुत बार रिपीटेड प्रश्न है। जल्दी से सही आंसर कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। जो भी छात्र कमेंट कर रहे हैं कि सर ऑप्शन डी परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर है, आपका आंसर बिल्कुल सही है। 50 का हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेली आप क्लास करेंगे तो आपको शाम 7 PM पे आ जाना है क्लास करने, या कभी भी अपने सुविधा अनुसार आप देख सकते हैं। इसलिए प्लेलिस्ट बना दिया गया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, या चैनल को सब्सक्राइब करके जाकर देखिएगा। प्लेलिस्ट सेक्शन में बिहार टॉपर सीरीज 2023 के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर प्रश्न अर्थात कि 51 नंबर प्रश्न आपके सामने है। कह रहा हीलियम कैसा तत्व है, जल्दी से आंसर दीजिए। नहीं मालूम है तो याद करते चलिए। इतना आप कर लेंगे काम तो आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई ऐसा प्रश्न नहीं आएगा जो आपसे गलत होगा। अब देखिए हीलियम कैसा तत्व है, तो अभी ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे कैसा तत्व है, अक्रिय तत्व है। काफी शानदार, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए तत्व यहाँ पे अक्रिय से काफी पूछ रहा है, यहाँ पे भी पूछा, यहाँ पे भी पूछ लिया। तो चलिए इसको विस्तार से मैं समझा दे रहा हूँ कि आज के बाद से अक्रिय तत्व से कोई भी प्रश्न आएगा तो गलत नहीं होगा, चाहे ऑब्जेक्टिव आए या सब्जेक्टिव, कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। जी प्रश्न इस साल के लिए संभावित है, उन सभी प्रश्नों की हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग समझ चुके हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं ताकि आपको पूरा विस्तार से अक्रिय तत्व से आज से बात कोई भी प्रश्न आएगा, पेन कॉपी लेकर जो मैं नोट डाउन करा रहा हूं उसे लिख दीजिए, आपसे कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे हीलियम कैसा तत्व है, अक्रिय तत्व। अब देखिए अक्रिय तत्व को ध्यान से मेरे बात को समझिएगा। अक्रिय तत्व को हम लोग निष्क्रिय तत्व के नाम से भी जानते हैं, और इसमें एक अपना हीलियम हो गया, He हीलियम हो गया। एक और है 6 मैं शुरू में बताया होता है, एक नियोन होता है, नियोन, यहाँ पे Ne जिसका संकेत है। एक आर्गन होता है Ar, फिर एक और क्या होता है, क्रिप्टॉन होता है Kr। पूरा समझ लेंगे, नोट डाउन कर लीजिए। एक आपका होता है जेनॉन Xe, एक होता है आपका रेडॉन Rn। यहाँ पे काउंट कीजिए, 6 हो गया बिल्कुल, 2 2 4 और 2 6। तो क्या होता है, निष्क्रिय तत्व या अक्रिय तत्व पूछेगा तो इसमें हीलियम हो जाएगा अपना He, नियोन हो जाएगा Ne, आर्गन हो जाएगा Ar,
क्रेप्टॉन हो जाएगा Kr, और जेनॉन हो जाएगा Xc तथा रेडॉन हो जाएगा Rn। क्लियर समझना है। ये क्या होते हैं, तो ये रासायनिक अभिक्रिया में, केमिकल आपका रिएक्शन में रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। इन्हें हम लोग उत्कृष्ट गैस भी बोलते हैं, नोबेल गैस भी इन्हें बोला जाता है, उत्कृष्ट गैस। सभी मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ पूरा निष्क्रिय तत्वों के बारे में। ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते और इनको उत्कृष्ट गैस बोला जाता है। क्यों सर रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते? क्योंकि इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अर्थात कि बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण होती है। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हीलियम हम लोग ले रहे हैं, यहाँ पे देखिए हीलियम हो गया अपना 2, एक और मैं ले रहा हूँ जैसे नियोन ही हम लोग लिए, तो नियोन का कितना होता है 10, काफी शानदार। यहाँ पे मान लीजिए आर्गन भी ले लिए। क्लियर समझ लीजिए, आज के बाद से कोई गलती नहीं होगा इस प्रश्न में। देखते देखते आप कहिएगा बउआ टाइप प्रश्न आसानी से आप बता देंगे। तो ऐसा अगर इसके हम लोग ऐसे निकालेंगे, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास KLMN, तो हीलियम का 2 है तो K में 2, यहाँ पे नियोन का 10 है तो 2 8 2 10, इसका 18 है तो 2 8 और फिर अपना 8 कर देगा। अर्थात कि अगर हम देखें तो K में 2 ही चाहिए, तो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट अर्थात कि बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण है। नियोन में भी देखिए L में 8 ही चाहिए, इसमें भी 8 चाहिए, तो इसका भी बाह्यतम कक्ष जो है पूर्ण है। यहाँ पे भी 8 चाहिए, बाहरी कक्ष में पूरा पूर्ण है। तो इसीलिए जबकि इसका बाह्यतम कोश आप जानते हैं किसी भी तत्व में इलेक्ट्रॉन की संख्या जब पूर्ण हो जाएगा तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, क्योंकि उसकी किसी भी तत्व की आवश्यकता नहीं है। तो ये सब जो 6 है निष्क्रिय गैस अर्थात कि अक्रिय गैस, अक्रिय तत्व हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, इनके देखिए यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आपको बता दिया। इनके बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण होती है, इसलिए अक्रिय रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। काफी शानदार। इन्हें उत्कृष्ट गैस, नोबेल गैस भी कहा जाता है। अब सोचिए इससे बाहर क्या निष्क्रिय गैस से प्रश्न पूछेगा, कुछ भी नहीं। तो आप उम्मीद कर रहा हूं समझ रहे हैं, लिख भी रहे हैं, अगर आपको अच्छा अंक लाना है तो। चलिए पूरे विस्तार से हर एक प्रश्न की चर्चा करेंगे ताकि इसके आसपास भी प्रश्न आए तो एग्जाम में गलत नहीं हो। अब 52 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा। कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? इसमें कुछ भी समझने वाला नहीं है, जहां जहां पे समझने वाला चीज आ रहा है साइंस में वो मैं आपको क्लियर समझा दे रहा हूं। ध्यान से आंसर कमेंट करते चलेंगे। कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? ऑप्शन से सल्फर, ग्रेफाइट, क्लोरीन, फास्फोरस। तो ये धातु अधातु के अपवाद से चैप्टर है। अधातु ऐसे विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। अपवाद से प्रश्न था धातु के, तो ऑप्शन बी सर सही आंसर कर देंगे 52 नंबर प्रश्न का। ग्रेफाइट आप देखेंगे जो पेंसिल में होता है ब्लैक कलर का, तो उसे हम लोग बोलते हैं ग्रेफाइट। आगे बढ़ते हैं, 53 नंबर प्रश्न आ गया। कह रहा है आपसे आवर्त सारणी कितने वर्ग है? आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? प्रश्न आपने से यही पूछा जा रहा है। जल्दी से बताइए यहाँ पे क्या होगा। आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? वर्ग समूह हमेशा पूछते रहेगा प्रश्न। 53 नंबर प्रश्न का सही आंसर अगर नहीं मालूम है तो याद रखेंगे ऑप्शन डी 18 वर्ग हैं। देखिए जो आधुनिक आवर्त सारणी आप पढ़ते हैं उसमें क्षैतिज पंक्ति भी होता है। अच्छा यहाँ पे देखिए 18 वर्ग हैं। यहाँ पे एक और चीज समझ लीजिए, वर्ग आया तो ये भी मुझे याद आ गया, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये हीलियम जो हम लोग चर्चा कर रहे थे निष्क्रिय गैस या अक्रिय गैस, इनको किस वर्ग में रखा गया है? तो अंतिम वर्ग में, 18वें वर्ग में। ये भी प्रश्न आता है निष्क्रिय गैस को या अक्रिय गैस या हीलियम, जेनॉन जो भी पूछते कहेगा इसको किस वर्ग में रखा गया आवर्त सारणी में, तो 18वें वर्ग में। ये भी याद कर लेंगे किस वर्ग में रखा गया है, 18वें वर्ग में। यहाँ से वर्ग से मुझे याद आ गया कि ये भी प्रश्न आ सकता है, तो इसे भी आपको समझ लेना है। तो इसमें 18 वर्ग हैं। देखिए 7 क्षैतिज पंक्ति हैं जिसे हम आवर्त बोलते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में, और 18 उदग्र स्तंभ हैं जिन्हें वर्ग बोला जाता है। तो उदग्र स्तंभ है और एक क्षैतिज पंक्ति है। चलिए काफी शानदार, क्लियर आप उम्मीद कर रहा हूं समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, 54 नंबर प्रश्न कह रहा है उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होगा? उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? जल्दी से आंसर दीजिए। इस पे कई प्रश्न पूछे गए अभी तक बोर्ड परीक्षा में कि उदासीन विलयन का पीएच मान, ये सीधे सीधे प्रश्न आता है। या आपके शुद्ध जल का, स्वच्छ जल का पीएच मान भी पूछा जाता है। तो स्वच्छ जल का भी आंसर वही होगा, क्योंकि स्वच्छ जल अगर होगा उसमें कुछ भी मिलावट नहीं है तो क्या होता है? उदासीन होता है। 54 का सही आंसर देने का प्रयास कीजिए। जो भी विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर 7 के बराबर, आपका आंसर बिल्कुल सही है। आप पीएच स्केल में पढ़ते हैं, जो 7 पे होता है वो उदासीन होता है। 7 से कम अम्लीयता, 7 से कम अम्लीय होते जाएगा, और 7 से अधिक तो क्षारीय होते जाएगा। 7 के बराबर उदासीन हो जाएगा। तो ऑप्शन सी, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया था, ऑप्शन सी, ध्यान से देखिएगा, बी नहीं होगा, ऑप्शन सी 7 के बराबर।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर प्रश्न क्लियर, आप समझ चुके हैं। पीएच स्केल बउआ टाइप प्रश्न है 10th के विद्यार्थियों के लिए। 7 से कम तो अम्लीय, 7 से अधिक तो क्षारीय, 7 के बराबर तो उदासीन। अब देखिए क्या कह रहा है प्रश्न आपसे, भारत सरकार ने बाघ संरक्षण योजना कब आरंभ की थी? चलिए जल्दी से बताइएगा, बायोलॉजी से प्रश्न है। भारत सरकार ने बाघ संरक्षण परियोजना कब आरंभ की थी? ऑप्शंस आपसे कहा जा रहा है 1985 में, 1970 में, 1966, 1966 में, 1967 में। जल्दी से बताइए कब आपने भारत सरकार ने बाघ संरक्षण योजना आरंभ किया था? प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो 55 नंबर प्रश्न का अगर नहीं मालूम है तो याद रखेंगे 1970 में जो आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था उसी में बाघ संरक्षण योजना भी इंक्लूड था। तो 1970 ऑप्शन भी सही आंसर कर देंगे। काफी शानदार, काफी विद्यार्थी मैं देख रहा हूं अंत तक बने रहते हैं, डेली क्लासेस कर रहे हैं। डेली 7 PM पे आपके लिए क्लास चल रहा है। अगर मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 में आप शानदार स्कोर करना चाहते हैं तो डेली 7 PM पे क्लास ज्वाइन कीजिए और arcareerpoint.in वेबसाइट सर्च कीजिएगा, इस तरह लिखकर arcareerpoint.in वेबसाइट, वहां पे डेली टेस्ट सीरीज अपडेट किया जाता है, वहां से टेस्ट सीरीज दीजिए, आपका तैयारी बिल्कुल शानदार हो जाएगा। और सभी प्रश्न 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए वहां पे भी अपडेट किए जा रहे हैं और यहाँ पे भी। बाघ संरक्षण योजना कब बना था? तो 1970 में। काफी शानदार। आगे बढ़ते हैं, 56 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। अंत में बताइएगा कि आज के 40 प्रश्न में से आपका कुल कितना प्रश्न सही हो रहा है। करेक्ट, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस इसमें से किसको कहते हैं? प्रश्न अपने से यही पूछा जा रहा है। तो 56 नंबर प्रश्न का देखते देखते आपको आंसर कर देना है माइटोकॉन्ड्रिया। काफी शानदार, ऑप्शन ए हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया इस प्रश्न का सही आंसर है। क्यों होता है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में आप जानते हैं, ध्यान से इसको भी समझ लीजिए बायोलॉजी से, माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन होता है। और जब कोशिकीय श्वसन होगा, जब कोशिकीय श्वसन होगा तो इसमें ऊर्जा उत्पन्न होगा। कोशिकीय श्वसन में क्या होता है? ऊर्जा उत्पन्न होता है और ऊर्जा जो है एटीपी के माध्यम से माइटोकॉन्ड्रिया में संचित हो जाता है, इसलिए इसे कोशिका का पावर हाउस, क्योंकि यहीं से ऊर्जा सप्लाई होगा, इसे कोशिका का पावर हाउस। कोशिकीय श्वसन में ऊर्जा उत्पन्न होता है, एटीपी के अणु के माध्यम से इसमें संचित हो जाते हैं, इसलिए इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर प्रश्न कह रहा है, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? मुकुलन में, विखंडन में, अपखंडन में, बीजाणु जनन में? इस प्रश्न का सही आंसर कमेंट कीजिए। नहीं मालूम है तो मैं सही आंसर बता रहा हूं, याद करते चलिए। जल्दी से सभी विद्यार्थी एक साथ कमेंट करेंगे, देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका सही से आंसर दे पाते हैं कि किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलता है। तो जो भी विद्यार्थी 57 नंबर प्रश्न का आंसर दे रहे हैं कि सर ऑप्शन ए मुकुलन, आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 की तैयारी बिल्कुल शानदार है। मुकुलन में क्या होता है? जनक के शरीर से कलिका निकलता है। मुकुलन किस में पाया जाता है? तो ईस्ट में। किस में पाया जाता है? ईस्ट में। ईस्ट में होता है, हाइड्रा में होता है। हाइड्रा में मुकुलन आपको पढ़ना है। और ये सभी कौन सी विधि है जनन की? तो जनन की दो विधि हम लोग पढ़ते हैं, एक लैंगिक और एक अलैंगिक। तो ये अलैंगिक विधि है, ये भी आपको समझ के चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर प्रश्न कह रहा है, मनुष्य में वृक्क संबंधित है। कितना रिपीटेड प्रश्न है, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। 58 नंबर बहुत बार पूछा गया है। मनुष्य में वृक्क संबंधित है पोषण से कि श्वसन से कि उत्सर्जन से कि परिवहन से? तो काफी विद्यार्थी मैं देख रहा हूं प्रश्न पढ़ते पढ़ते आंसर देना है। ऐसे ही आपको करना है, प्रश्न और उत्तर पे सीधे फोकस रहना है आपको। मनुष्य में वृक्क संबंधित है तो उत्सर्जन से। उत्सर्जी अंग है, जो भी हमारे शरीर में उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो उत्सर्जन क्रिया द्वारा वृक्क से ही बाहर निकलते हैं। तो इसलिए उत्सर्जन का काम उत्सर्जन से संबंधित है, उत्सर्जन का कार्य करता है। तो 58 का हो जाएगा ऑप्शन सी। काफी शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर प्रश्न, ध्यान से 59 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिएगा सभी विद्यार्थी का। इसका भी आंसर आना चाहिए सही से, क्योंकि काफी आसान प्रश्न है, बहुआ टाइप प्रश्न है। आप तो तूफानी लाल बन चुके हैं। कह रहा है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? प्रश्न अपने से यही पूछा जा रहा है। CO2 की, क्लोरोफिल की, सूर्य का प्रकाश की, सभी? जल्दी से आंसर देने का प्रयास करेंगे कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। तो आप जानते हैं स्वपोषी पोषण हरे पेड़ पौधों में पाया जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बनाते हैं। तो उनके लिए प्रकाश संश्लेषण में क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, जल चाहिए, इसलिए सभी हो जाएगा ऑप्शन डी। काफी विद्यार्थी ऑप्शन डी कमेंट किए, 59 का ऑप्शन डी। चलिए आप लोग कमेंट करें तो ऐसे क्वेश्चन नंबर लिखते जाइए, ताकि हमें भी पता चला आप किस प्रश्न का आंसर देते हैं। हम लोग हमेशा कमेंट देखते रहते हैं, तो 59 ऐसे लिख के देखिए। ऐसे आप लोग सिर्फ डी कमेंट करेंगे, ए कमेंट करेंगे, तो इससे पता नहीं चलता है कि आप किस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। आप क्वेश्चन नंबर लगाइए, ऐसे 48 का भी,
ऐसे मान लीजिए 59 था तो 59 का डी, तो मुझे ही पता चलेगा कि हाँ ये स्टूडेंट समझ रहा है, इसी प्रश्न का उत्तर दे रहा है। अभी तो काफ़ी विद्यार्थी मैं देख रहा हूँ 58 का सी कमेंट करें तो हम लोग पढ़ लिए, ए भी आ रहा है। तो आपको इस तरह क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर दीजिए। चलिए 60 नंबर प्रश्न करे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश बाहर निकलता है, प्रकाश कहाँ से बाहर निकलता है यही पूछ रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। तो 60 नंबर प्रश्न का काफी विद्यार्थी आंसर दे दिए हैं, ऑप्शन ए जल से आपका आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट कीजिएगा आंसर, ताकि क्लियर समझ में आए कि आप कौन सा आंसर कमेंट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिएगा 41 नंबर प्रश्न करा, निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है। काफी शानदार प्रश्न है, जल्दी से बताएंगे कौन पादप हार्मोन है। पादप हार्मोन, मानव हार्मोन, ये सभी नाम आपको याद रखना है, इससे खूब प्रश्न आता है। लिखित में कौन पादप हार्मोन है गुरुजी, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे याद रखेंगे साइटोकाइनिन। देखिए अगर आप बायोलॉजी नहीं पढ़ेंगे चिंता लेने की कोई बात नहीं, इतना प्रश्न याद कर लेंगे, इससे कोई भी बाहर प्रश्न नहीं आएगा। ये इंसुलिन जो आप देख रहे हैं, या थायरॉक्सिन या एस्ट्रोजन, ये सभी कौन से हार्मोन है, तो सभी मानव हार्मोन है। यहाँ पे पूछ रहा था कि पादप में हार्मोन कौन सा पाया जाता है, तो साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन कैसा हार्मोन है ये भी पूछ देता है। तो वृद्धि उत्प्रेरक, ये पौधों में वृद्धि का कार्य करता है, इसलिए वृद्धि उत्प्रेरक हार्मोन पूछते हैं। तो अगर पूछेगा निम्न में से कौन वृद्धि उत्प्रेरक हार्मोन है, तभी क्या होगा, साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है, बाकी सभी ये मानव हार्मोन थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 62 नंबर प्रश्न कर रहा है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, रिपीटेड प्रश्न, अगर आप क्वेश्चन बैंक का अध्ययन करते होंगे तो। जल्दी से सभी विद्यार्थी 62 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही से आंसर देंगे कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, यही आपको उत्तर देना है। कमेंट कीजिए पूरा लिखकर कि 62 का ए बी सी डी क्या आप लोग आंसर दे रहे हैं। तो 62 नंबर प्रश्न का जो भी विद्यार्थी कमेंट करेंगे सर सिनेपेटिक दरार, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, या सिनेपस भी इसे बोला जाता है। तो जो ऑप्शन रहेगा उसे टिक कीजिएगा, फिलहाल ऑप्शन बी। 63 नंबर प्रश्न देखिए कितना शानदार है, कह रहा है फूलों के नर प्रजनन अंग होता है। फूल में नर प्रजनन अंग का क्या नाम है, प्रश्न अपने से यही पूछा जा रहा है। पुंकेसर की अंडप की वर्तिकाग्र की आपका वर्तिका, जल्दी से बताइएगा। फूल में नर प्रजनन अंग का क्या नाम है, प्रश्न आपसे यही पूछा गया है, ऑप्शंस आपके सामने है। तो 63 नंबर प्रश्न का जो भी विद्यार्थी आंसर कमेंट कर दिए कि सर ऑप्शन ए पुंकेसर, आपका आंसर बिल्कुल सही है। पुंकेसर को एक और हम नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, तो कहिएगा पुमंग। ठीक है, ये भी पूछेगा तो आपको याद रखना है, पुंकेसर जो है फूल का नर प्रजनन अंग है, इसे पुमंग के नाम से जानते हैं। और एक और आप नाम सुने होंगे स्त्री केसर। स्त्री केसर क्या है, तो फूल का मादा भाग है, ये भी याद रखेंगे। स्त्री केसर क्या है, तो फूल का मादा भाग है, और इससे हम लोग जैसे इसको पुमंग बोलते हैं तो इसको जयांग बोलते हैं। ये भी आपको डिटेल में समझ के रखना है, कोई प्रश्न है आपको गलती नहीं करना है। फूल का नर प्रजनन अंग तो पुंकेसर, इसे पुमंग के नाम से जानते हैं। फूल का मादा प्रजनन अंग तो स्त्री केसर, इसे जयांग के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 64 नंबर प्रश्न कह रहा है द्विखंडन होता है। द्विखंडन किसमें होता है, अर्थात कि द्विखंडन के द्वारा जनन किसमें होता है, पूछ रहा है अमीबा में कि पैरामेशियम में कि लेशमीनिया में कि कोई नहीं। जल्दी से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। 64 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, तो जो भी विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर 64 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए अमीबा में, आपका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए। द्विखंडन किस में पाया जाता है, अमीबा में। चलिए आगे बढ़ते हैं, 65 नंबर प्रश्न आंसर देते चलिए। जो भी प्रश्न का आंसर नहीं मालूम है तो सही आंसर इसलिए बताया जा रहा है, याद कर लेंगे तभी एग्जाम में आप तूफानी लाल की तरह तूफान मचाएंगे। कह रहे हैं मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है। मनुष्य के आहार नाल की पूरा विस्तृत संरचना आपको पढ़ना है, पिक्चर के साथ कैसे कार्य करता है। ये 5 अंक के प्रश्न आता है, 6 अंक में पूछा जाता है बायोलॉजी में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, तो इसको आहार नाल का पूरा डिटेल में समझ लीजिएगा। मनुष्य के आहार नाल में अवशोषी अंग क्या है, कोलन है कि अपेंडिक्स है कि सीकम है कि रेक्टम है, जल्दी से बताइए। 65 नंबर प्रश्न का काफी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट कर रहे हैं, आपका चला आंसर बिल्कुल सही है, अपेंडिक्स है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 66 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में इसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। उपभोक्ता की श्रेणी में किसे आप रखेंगे, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 66 का,
तो ऑप्शन सी जंगली जानवर, बिल्कुल सही। हरे पौधे किस श्रेणी में आते हैं? उत्पादक, ये भी समझते चलिए। हरे पौधे उत्पादक, और जो उत्पादक पे डिपेंड रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं उपभोक्ता, तो उसे क्या होगा? जंगली जानवर। और हरे पौधे उत्पादक है, नीलहरित शैवाल भी उत्पादक है, फूल और पत्ते भी उत्पादक हैं, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। तो अगर यही पूछता कि आप उत्पादक की श्रेणी में रखेंगे तो हरे पौधे हो जाता। उम्मीद कर रहा हूं ये भी प्रश्न आप समझ चुके हैं। 67 नंबर प्रश्न करा, निम्नलिखित में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? सभी बायोलॉजी से प्रश्न मिल रहा है। चलिए, निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? फिजिक्स केमिस्ट्री से कल के क्लास में आपको काफी प्रश्न मिला था, सिर्फ बायोलॉजी से प्रश्न आपके लिए इसमें आया है सैंपल पेपर सह प्रैक्टिस सेट 2023 में। तो कौन जो है जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाता है? तो ध्यान से देखेंगे तो बउआ टाइप प्रश्न है। ऑप्शन ए सूखे घास पत्ते, तो 67 का हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी पॉलीथीन, गैस, रबड़, प्लास्टिक की बोतलें सभी आप जानते हैं जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित नहीं होता है, इसलिए बार बार इस पर बैन लगाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। आगे बढ़ते हैं 68 नंबर प्रश्न कह रहा है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा, नहीं मालूम होगा तो सही आंसर बता रहा हूं, याद करते चलिए। लाइव चैट में आंसर देने के लिए डेली 7 PM पे क्लास ज्वाइन करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके। अगर इस समय आप क्लास नहीं देख पाते हैं तो या प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेक कीजिएगा। अगर आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन नहीं होंगे तो वहां पे भी ज्वाइन हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दिया गया होगा। चलिए, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, प्रश्न यही पूछा जा रहा है आपसे, तो 68 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए हाइड्रा में। कहां होता है? हाइड्रा में। आगे बढ़ते हैं 69 नंबर प्रश्न कह रहा है, स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं। स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं सर? प्रश्न यही पूछा जा रहा है, तो अंडाशय कहते हैं, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी सही आंसर कर देना है 69 का। स्त्री केसर के आधारीय भाग को हम लोग क्या कहते हैं? अंडाशय। आगे बढ़ेंगे 70 नंबर प्रश्न करे, पराग कोश में होता है। देखिए कितना आसान प्रश्न है, पराग कोश में होता है। ये सभी प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है, कई बार पूछे गए हैं। तो देखते देखते बाह्य दल होगा कि अंडाशय की अंडक की परागकण, जैसे ही ऑप्शन पढ़ेंगे तो पराग कोश में क्या पाया जाता है? परागकण, इसमें विकसित होते हैं, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 71 नंबर प्रश्न कह रहा है प्रश्न आपसे कि निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? जल्दी से बताइएगा, इसमें से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? ऑप्शन से CO2, CO, NH3, B और C दोनों। देखते हैं कितने विद्यार्थी 71 नंबर प्रश्न का सबसे पहले सही और सटीक उत्तर कमेंट कर पाते हैं कि कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। तो 71 नंबर प्रश्न का जो भी विद्यार्थी कमेंट किए हैं कि सर ऑप्शन डी आपका आंसर बिल्कुल सही है। एमिनो अम्ल का जब विखंडन होता है तो उसमें NH3 बनता है, इसमें उत्सर्जी पदार्थ के रूप में। एमिनो अम्ल के विखंडन होगा तो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में क्या बनता है? NH3 बनता है, यूरिया बनता है, आप समझ पा रहे हैं, CO बनता है, यूरिक अम्ल बनता है, ये सभी उत्सर्जी पदार्थ के रूप में निकलते हैं, तो यूरिक अम्ल भी बनता है। मुख्य प्रोडक्ट NH3, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, तो इसलिए B और C दोनों ऑप्शन डी सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे सर, बात करते हैं 672 नंबर प्रश्न की। कह रहा है आपसे, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किसमें पाया जाता है? प्रश्न अपने से यही पूछा जा रहा है। ऑप्शन है पुरुष में, स्त्री में, पुरुष और स्त्री दोनों में, किसी में नहीं। जल्दी से बताइए, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किस में पाया जाता है? प्रश्न यही पूछ रहा है, तो याद रखेंगे ऑप्शन बी सही आंसर है, स्त्री में। चलिए आगे पूछ रहा है कि मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों की कितने युग्म होते हैं? देखिए गुणसूत्र से बार बार प्रश्न आ रहा है, कितने युग्म होते हैं। यहाँ पे देखिए ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। युग्म मतलब जोड़ा, तो 23 जोड़ा होता है, अर्थात कि 46। अब देखिए दो दो प्रश्न आ गया, तो इसको भी आइए हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझ ले रहे हैं। तो 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है, 23 जोड़ा अभी हम लोग पढ़ लिए, जिसमें 22 जोड़ा गुणसूत्र समान होता है। 22 जोड़ा गुणसूत्र क्या होता है? समान। और एक जोड़ा गुणसूत्र जिसे हम लोग बोलते हैं लिंग गुणसूत्र, यही मुख्य होता है लिंग गुणसूत्र, यही अलग अलग होगा। बाकी 22 जोड़ा गुणसूत्र समान होते हैं, जैसे पुरुष में यहाँ पे XY, यही एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र। उसी तरह स्त्री में भी 22 जोड़ा जो लिंग गुण, अलिंग गुणसूत्र जिसे बोलते हैं वो समान होता है। अलिंग गुणसूत्र 22 जोड़ा पाया जाता है, और एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र पाया जाता है जो
XX है। तो क्लियर आपको समझना है। 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है, जिसमें नर और मादा दोनों में 22 जोड़ा गुणसूत्र, जिसे हम लोग बोलते हैं अलिंग गुणसूत्र, ये समान पाए जाते हैं। और एक जोड़ा गुणसूत्र अलग पाया जाता है, इसे लिंग गुणसूत्र बोलते हैं। मादा में यहाँ पे XX और पुरुष में XY। चलिए, गुणसूत्र भी आप समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं सर, 74 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न आपसे कह रहा है कि वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरन होता है। जल्दी से सही आंसर दीजिए। वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरन क्या होता है? प्रश्न अपने से यही पूछा जा रहा है। उत्पादक होते हैं कि प्राथमिक उपभोक्ता, की द्वितीयक उपभोक्ता, की तृतीयक उपभोक्ता? तो 74 नंबर प्रश्न का जो भी विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं कि प्राथमिक उपभोक्ता, आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। बायोलॉजी से सभी प्रश्न। देखिए, उत्पादक क्या होता है, तो अभी हम लोग ऊपर चर्चा कर रहे थे कि हरे पेड़ पौधे उत्पादक हैं। इन पे जो डिपेंड है वो प्रथम उपभोक्ता। तो हरे पेड़ पौधे कौन खाता है? हिरन। द्वितीयक उपभोक्ता जो प्राथमिक उपभोक्ता पे डिपेंड हो, जैसे हिरन को बाघ खा जाएगा। तृतीयक उपभोक्ता जो आपके द्वितीयक उपभोक्ता पे डिपेंड हो। तो इसी तरह एक चक्र चलता है, आपको पढ़ना है इसमें पारिस्थितिकी तंत्र में। तो उत्पादक क्या प्रश्न पूछा था? हिरन। तो हिरन क्या है? जो उत्पादक पे डिपेंड है, तो प्राथमिक उपभोक्ता है। तो ऑप्शन बी सही आंसर कर देना है 74 का। आगे बढ़ेंगे सर, 75 नंबर प्रश्न को समझते हैं। कह रहा है पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? प्रश्न यही कहा जा रहा है। तो अंडाशय क्या फल बनाता है? अंडाशय। तो ऑप्शन डी सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं 76 नंबर प्रश्न। नहीं मालूम है, चिंता की कोई बात नहीं है। बायोलॉजी के सभी प्रश्न है, आप याद कर लीजिए। इसमें से कोई प्रश्न आएगा एग्जाम में, गलत नहीं करना है। कह रहा है पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम किस कार्य के लिए उत्तरदायी है? प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो जल के वहन के लिए। और फ्लोएम पूछेगा तो भोजन के वहन के लिए। याद रखेंगे ऑप्शन ए। जाइलम फ्लोएम का कार्य हमेशा पूछते हैं, तो जाइलम आएगा तो जल के वहन के लिए, और फ्लोएम पूछेगा तो भोजन के वहन के लिए या फिर पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं 76 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? इस प्रश्न का तो उत्तर आपको देखते देखते कमेंट करना चाहिए। उसी समय इसमें उत्पादक उपभोक्ता में अंतर आपको समझा रहा हूं। तो अगर आपका ध्यान क्लास में होगा तो जल्दी से इसका 77 लिख के और ABCD जो आपको सही लग रहा है वो कमेंट कर देंगे। देखते हैं कौन विद्यार्थी सबसे पहले इसका सही उत्तर दे पा रहे हैं। अभी छात्र छात्राओं का कमेंट आना चाहिए एक साथ, बिल्कुल सही सही। तो 77 का जो भी विद्यार्थी देखने में कमेंट कर रहे हैं, डी सर डी सही है। आपका आंसर बिल्कुल चला सही है, ऑप्शन डी घास। कौन उत्पादक है सर? घास। अभी उस समय से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, घास उत्पादक है। बाकी सभी देखना उपभोक्ता की श्रेणी में आ जाएगा। तो 77 का हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं 78 नंबर प्रश्न। कह रहा है निम्न में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? निम्न में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो उभयलिंगी जंतु, ये तो बौआ टाइप प्रश्न है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। केंचुआ। काफी शानदार, ऑप्शन ए हो जाएगा। केंचुआ उभयलिंगी जंतु है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे सर 79 नंबर प्रश्न। कह रहा है आपसे पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? जल्दी से आंसर दीजिए। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि टोटल आपने कुल कितना प्रश्न सही सही आंसर दिए हैं। कल काफी विद्यार्थी में देखा था 30 या 39 36 तक सही करके गए थे। बताएंगे सभी विद्यार्थी कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन कहां से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। काफी विद्यार्थी भी कमेंट कर दिया, आपका आंसर बिल्कुल सही है, फूलों द्वारा। आगे बढ़ेंगे 80 नंबर प्रश्न। कह रहा है प्रश्न आपसे कि निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? तो उत्सर्जी अंग कौन होगा? ब्रिक होगा। उसमें से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ब्रिक है। आगे विषयनिष्ठ प्रश्न अर्थात कि सब्जेक्टिव प्रश्न की शुरुआत हो रहा है। 80 तक ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे। तो आज के 40 प्रश्न में आपका कुल कितना प्रश्न सही हुआ, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर कल का क्लासेज या कोई भी पीछे का बिहार टॉपर सीरीज का क्लासेज जो मैथ सोशल साइंस का क्लास हुआ आप देखना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। ARcareer.in वेबसाइट पर लगातार टेस्ट और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए अपडेट किया जा रहा है। तो वहां से भी जाकर आप टेस्ट देकर अपने तैयारी को शानदार कीजिए। फिर कल मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पे 7 PM पे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।